आज हम देख रहे हैं मुगल साम्राज्य से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज। काफी अहम है ये। हाँ, इनमें 1526 से लेकर मतलब शुरुआती 18वीं सदी और फिर बिल्कुल आखिर तक के शासकों और कुछ खास घटनाओं का जिक्र है। तो हमारा मकसद है कि जरा समझे कि भाई ये साम्राज्य शुरू कैसे हुआ, कौन से बादशाह मतलब ज्यादा अहम रहे, और खासकर ये जो गद्दी के लिए लड़ाइयाँ होती थीं ये बार बार कैसे सामने आईं। चलिए इनको खंगालते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ आप कह सकती हैं तारीखें नहीं है, इनमें महत्वाकांक्षा है, जीत है, बहुत शानदार इमारतें हैं और उतनी ही क्रूर पारिवारिक लड़ाइयाँ भी हैं। देखते हैं बाबर से शुरू करके ये दस्तावेज हमें क्या बताते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 1483 में जन्म। और दिलचस्प बात यह है कि वो तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे। हाँ, इससे एक तरह की क्या कहते हैं लेजिटिमेसी मिलती थी उन्हें, है ना, विरासत। मीन खोने के बाद वो भारत आए और पानीपत फिर खानवा की लड़ाई जीती 1526 और 1527 में, और यहाँ नींव डाली। पर राज सिर्फ 4 साल ही कर पाए। 1530 में 47 की उम्र में उनकी मौत हो गई। सिर्फ 4 साल, लेकिन कितने निर्णायक थे वो। उन दो लड़ाइयों ने तो जैसे उत्तर भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पर हाँ, नींव डालना एक बात है, उसे मजबूत करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं से हुमायूं की कहानी शुरू होती है। सही कहा। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं सिर्फ 23 साल के थे जब गद्दी पर बैठे। लेकिन इन दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि शुरू में तजुर्बा थोड़ा कम था। हाँ, शायद इसीलिए शेरशाह सूरी से हार गए। पहले चौसा में 1539 में, फिर कन्नौज में 1540 में, और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। और उसी मुश्किल वक्त में 1542 में अकबर का जन्म हुआ, निर्वासन में। सोचिए, करीब 15 साल वो बाहर रहे, फिर लौटे, दिल्ली आगरा वापस जीता। हिम्मत तो दिखती है इसमें। वापस आना बड़ी बात थी। बिल्कुल। लेकिन किस्मत देखिए, 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरे और मौत हो गई। ओह! ये तो बड़ा ही उतार-चढ़ाव वाला दौर था। और उनकी इस अचानक मौत ने फिर मतलब 13 साल के अकबर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। और यहीं से अकबर महान का दौर शुरू होता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उनके संरक्षक थे बैरम खान, जिन्होंने शुरू में संभाला। हाँ, बिल्कुल। इन दस्तावेजों में 1567 की चित्तौड़गढ़ घेराबंदी का जिक्र मिलता है। और हाँ, आगरा किला, लाहौर पैलेस, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद किला, ये सब उनके दौर के निशानियां हैं। हाँ, वास्तुकला में तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा उनका। शानदार इमारतें बनी। लेकिन 1605 में उनकी मौत पर भी दस्तावेज एक सवाल छोड़ते हैं। कहते हैं पेचिश से हुई, पर एक इशारा ये भी है कि कहीं बेटे जहांगीर ने जहर तो नहीं दिया। ये अनिश्चितता ही बहुत कुछ कहती है, नहीं? बिल्कुल, ये शक ही अपने आप में बताता है कि तख्त के आसपास साजिशें तो हमेशा चलती रहती थीं, बादशाह चाहे कितना भी महान क्यों ना हो। अकबर ने साम्राज्य फैलाया, मजबूत किया, सांस्कृतिक तौर पर बहुत कुछ किया, लेकिन उत्तराधिकार का मसला उनके अपने बेटे जहांगीर के साथ भी तनाव भरा रहा। जैसे कि ये बात कि अकबर शायद पोते खुसरो को ज्यादा पसंद करते थे। हाँ, अकबर के बाद आए उनके बेटे सलीम, जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे। उन्होंने तो खैर पिता के खिलाफ विद्रोह भी किया था, पर बाद में सुलह हो गई थी। उनकी एक पत्नी अंबर की राजकुमारी शाह बेगम, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने बेटे खुसरू के विद्रोह के बाद खुदकुशी कर ली। मतलब परिवार के अंदर की ये लड़ाइयां कितनी घातक थी। ओह! ये तो वाकई बहुत दुखद बात है। पारिवारिक कलह का ऐसा अंजाम। और फिर एक और अहम नाम आता है, मेहरुन्निसा, जिन्हें नूर जहां यानी दुनिया की रोशनी का खिताब मिला। हाँ, यहाँ पर वो सत्ता का संघर्ष और परिवार की उलझनें बहुत साफ दिखती हैं। पहले विद्रोह, फिर माफी, फिर बेटे का विद्रोह और माँ की आत्महत्या। और इसी उथल-पुथल के बीच नूरजहां का इतना प्रभावशाली हो जाना। कहा जाता है, और ये दस्तावेज भी उसी तरफ इशारा करते हैं, कि जहांगीर के राजकाज पर उनका बहुत ज्यादा असर था। इसके बाद आते हैं 5वें बादशाह शाहजहां। इनका नाम तो खैर सब जानते हैं, ताजमहल की वजह से अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। हाँ, वास्तुकला का तो जैसे सुनहरा दौर था वो। बिल्कुल, मुगल आर्किटेक्चर अपने चरम पर था। बिल्कुल। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे आने वाले तूफान की आहट भी थी। उनके बेटों दारा शिकोह, जिन्हें वो चाहते थे, फिर शुजा, औरंगजेब और मुराद, इनके बीच तख्त के लिए जो भयानक खूनी जंग छिड़ी, उसका जिक्र इन स्रोतों में बहुत साफ है। ये मुगल शानो शौकत का शिखर था, पर शायद यहीं से ढलान भी शुरू होती दिखती है। भाइयों के बीच की ये लड़ाई सल्तनत की अंदरूनी कमजोरियों को बिल्कुल सामने ले आई।
एक तरफ ताजमहल जैसी मोहब्बत की निशानी बन रही है, दूसरी तरफ तख्त के लिए भाई भाई का खून बहा रहा है। और इस संघर्ष में जीत किसकी हुई? औरंगजेब की। शाहजहां के छठे बेटे थे वो। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों को रास्ते से हटाया, दारा को हराया, शुजा युद्ध में मारा गया, मुराद को धोखे से कैद कर लिया। सत्ता के लिए कुछ भी। और हद तो ये है कि अपने पिता बादशाह शाहजहां को ही आगरा के किले में कैद कर दिया। वहीं पर 1666 में उनकी मौत हुई। औरंगजेब ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। भाइयों के खून से सनी गद्दी ने शायद साम्राज्य की जड़ों को अनजाने में ही सही, पर कमजोर तो किया ही होगा। दस्तावेज ये सीधे तौर पर नहीं कहते, पर अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। और फिर कहानी का सिरा पहुंचता है बहादुर शाह जफर तक। अकबर द्वितीय के बेटे थे और आखिरी मुगल बादशाह बने। हाँ, इनका जिक्र खास तौर पर 1857 के विद्रोह के सिलसिले में आता है। बिल्कुल, जिसमें शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया, बर्मा। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत होगी। क्या विडंबना है! बाबर ने जिस साम्राज्य की नींव इतने संघर्षों से रखी थी, उसका अंत देखे कैसे हुआ। निर्वासन में, गुमनामी में, इतने ताकतवर वंश का कितना दुखद अंत। तो इन दस्तावेजों के जरिए हमने मुगल साम्राज्य की एक झलक देखी, बाबर की स्थापना से लेकर औरंगजेब के दौर और फिर बहादुर शाह जफर के दुखद अंत तक। हमने युद्ध देखे, निर्माण देखे, लेकिन एक चीज जो बार बार उभर कर आई वो थी उत्तराधिकार के लिए लगातार संघर्ष। हाँ, और ये सोचने वाली बात है, इन दस्तावेजों में बार बार एक पैटर्न सा दिखता है। साम्राज्य बनाने और बढ़ाने की महत्वाकांक्षा, सांस्कृतिक ऊंचाइयां छूना और फिर तख्त के लिए वही क्रूर अंदरूनी लड़ाइयां। क्या ये शक्तिशाली साम्राज्यों की एक तरह से नियति होती है कि उनकी बाहरी चमक अक्सर अंदरूनी कलह और टूट-फूट की कीमत पर ही आती है? ये सवाल ये दस्तावेज हमारे सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।